हेलो एवरीवन, आज देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 2 जो है राजा व उनके राज्य। इसमें हम लोग नए राजवंशों का उदय, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, नागभट्ट की उपलब्धियाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष, भूमि के प्रकार और चोल राज्य जो उरैयूर से तंजावुर तक था उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत मंदिर व काष्य मूर्तियाँ, कृषि और सिंचाई, साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे। चोल राज्य में ये तीनों पॉइंट्स को देखेंगे और इस मैप में 7वीं से 12वीं सदी के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में बताया गया। आप लोग एक बार बुक देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग बुक देख लें उसके बाद ही ये नोट्स देखें। तो सबसे पहले देखते हैं नए राजवंश का उदय। राजा के अधीन सामंत वर्गों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएं, सामंत सैन्य सेवा भी प्रदान करें आदि, परंतु अधिक सत्ता हासिल करने पर सामंत ने स्वयं को महासामंत महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का स्वामी। जैसे देखेंगे राष्ट्रकूट जो चालुक्य के सामंत थे, जिसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग, जो 8वीं सदी में राष्ट्रकूट का स्थापना किए दंतीदुर्ग। अब देखते हैं हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। हिरण्यगर्भ का अर्थ सोने का गर्भ बताया गया है। इस अनुष्ठान से जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रित्व प्राप्त किया जा सकता था, अर्थात जो क्षत्रिय नहीं थे वो ये अनुष्ठान कराते थे और क्षत्रित्व प्राप्त करते थे और ये अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था। कदम्ब, मयूर शर्मण व गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक व राजस्थान में राज्य स्थापित किए। अब बात करते हैं चोल काल में जो कर व्यवस्था थी। 400 कर, ये उल्लेख है तमिलनाडु के एक अभिलेख में। इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं, जिसमें एक शब्द है वेट्टी तथा नगद के बजाय जबरन श्रम जो वेट्टी कहलाता था। कदमाई जो है वो भूमि राजस्व कर था, कदमाई। मकान पर छाजन डालने का भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए भी कर देना पड़ता था। इसी प्रकार से इसमें 400 करों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां बताती हैं कि खुद को शासक कैसा दर्शाना चाहते थे। जैसे प्रशस्तियों में शासक खुद अपने बारे में खुद को वीर योद्धा, खुद को शूरवीर लिखवाते थे। इसी के अंतर्गत नागभट्ट की उपलब्धियों को देखेंगे। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन है। आंध्र सैंधव सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे धराशाही थे जब वे राजकुमार थे। ये नागभट्ट के बारे में बताया गया है। कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को पराजित किया था। भूमि अनुदान की बात करें तो राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। कश्मीर के शासन के बारे में कलहड़ ने राजतरंगिणी बृहत संस्कृत काव्य है। 12वीं शताब्दी में ये लिखते हैं इसको, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अब देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें 3 क्षेत्रों के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, जो कन्नौज पे अधिकार को लेकर तीनों आपस में लड़ते रहते थे। कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीनों आपस में लड़ते थे। 3 पक्ष होने के कारण इसमें 3 पक्ष होने के कारण इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। अब देखते हैं अफगानिस्तान का महमूद गजनी, जो 17 बार उपमहाद्वीप पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनी ने। बात करें चहमान शासक, जिन्हें चौहान शासक भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय,
1191 में तुर्क शासक महमूद गोरी को हराया, ये पृथ्वीराज तृतीय, और 1192 में गोरी से पृथ्वीराज तृतीय हार गया। यहाँ पे देखते हैं उपाधियाँ जो चोल काल में प्रसिद्ध थी। जिस महाराजाधिराज जिसका अर्थ होता है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसका अर्थ तीनों भुवनों का स्वामी होता है। अब देखते हैं चोल राज्य जो उदयपुर से तंजावुर तक था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी में किया। चोल जो थे वो पल्लव के सामंत थे। कांचीपुरम के जो पल्लव थे उनके सामंत चोल थे और विजयालय ने इसकी स्थापना की। विजयालय जो है वो उरियार चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार से हैं। उरियार जो है वो चोलवंशीय प्राचीन मुखिया का परिवार है जिसका नाम है उरियार, वो इसी परिवार से बिलोंग करते थे विजयालय। विजयालय ने मुटियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया और ये मुटियार कौन थे तो वे कावेरी डेल्टा पर एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी मुटियारों की, जिसे विजयालय ने हराया। विजयालय ने तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल काल के सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम थे जो 985 ईस्वी में राजा बना। राजराज प्रथम ने चोल क्षेत्र का विस्तार किया तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया और इसी के पुत्र था राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम जिसने जल सेना का गठन किया था, गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर हमला किया और इसी के उद्देश्य के लिए इसने जल सेना का गठन किया था तथा अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। राजराज प्रथम के द्वारा जो भी नीतियाँ थी उन्हें राजेंद्र प्रथम ने जारी रखा और इसने भी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर हमला किया तथा श्रीलंका पर भी हमला किया। चोलकाल की कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोलकाल की कृषि व सिंचाई 5वीं से 6वीं शताब्दी में कृषि की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई और सिंचाई नहरों द्वारा, कुओं के द्वारा, बारिश के पानी से इत्यादि माध्यमों से सिंचाई होती थी। और जल द्वार जो चोलकाल में मिलता है देखने को, जो सिंचाई के लिए बनाया जाता था। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इन्होंने ही तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर बनवाए जो स्थापत्य व मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां जिसे उर बोला जाता था, उर में किसानों की बस्तियां थीं। गांवों के समूह को नाड़ू बोला जाता था। ग्राम परिषद व नाड़ू न्याय करने व कर वसूलने का कार्य करते थे। मुवेंदवेलन जो एक उपाधि थी और अरियार भी उपाधि थी। अरियार का अर्थ प्रधान होता था और मुवेंदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान होता था। अब देखते हैं चोलकालीन भूमि के प्रकार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेल्लन वगाई जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी जिसे वेल्लन वगाई बोलते थे। ब्रह्मदेय ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी जो ब्रह्मदेय कहलाती थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि शाला भोग के नाम से जानी जाती थी। देवदान या तिरुनम टक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चंदम जो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी वो पल्ली चंदम होती थी। ब्राह्मणों के सभा संगठन का उल्लेख तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से होता है। उत्तर मेरूर अभिलेखानुसार सभा की सदस्यता की कुछ शर्तें थीं जिन्हें हम देखेंगे, जिसमें है भूमि का स्वामी होना चाहिए, अर्थात इस सभा के जो सदस्य थे उनके लिए कुछ शर्तें थीं
जिनका चुनाव एक छोटे से बालक से कराया जाता था, जिसमें एक मिट्टी से बने पात्र में किसी पेड़ की पत्ती पर या किसी भी पत्र पे उस सदस्य का नाम लिखकर उसमें डाला जाता था और एक छोटे से बालक से उसमें एक पत्र या एक चिट्ठी निकलवाई जाती थी। जिस पत्र पे जिस व्यक्ति का नाम अंकित रहता था वही सदस्य चुना जाता था। आप लोग एक बार चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सदस्यता की जो शर्तें थी उसमें है भूमि का वह स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, उसका खुद का अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। ये कुछ शर्तें थी इस सभा की। पेरिया पूर्णम जो 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है। पेरिया पूर्णम। पुलाया किसे कहते थे? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, उन्हें पुलाया बोला जाता था चोल काल में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग बनाना चाहें तो बना लें। Thank you.